हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 6 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। गाइस, अगर कोई कमेंट कर रहा है, अपना कोई व्यूज रख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में लड़ाई ना करें। नो डाउट आप कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, बट मुझे सब दिख जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजें समझेंगे, ठीक है। आई होप कि एक मेंटेन रखना चाहिए हमें, क्योंकि आप लोग सब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से मेंटेन करके रखो कि लाइक डिसिप्लिन रहो ना यार, मतलब कि एटलीस्ट डोंट अब्यूज ईच अदर, फाइन, ठीक है। अगर कोई कह रहा है तो ठीक है, कोई ना, आई विल टेल कि यार ऐसा मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट प्लीज कमेंट सेक्शन में लड़ाई मत करो, ठीक है। आई होप आप ये समझोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज। अभी क्या जो एनएचआरसी है, दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिकमेंडेशन बनाई है ताकि मैनुअल सिक्वेंजिंग को इरेडिकेट कर सके। गाइस, आप सबको पता है मैनुअल सिक्वेंजिंग क्या होता है। मैनुअल सिक्वेंजिंग में ये होता है कि व्हेन ह्यूमंस क्लियर योर एक्सक्रीटा बाय देयर हैंड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये पहले होता था, मतलब कि लाइक व्हेन देयर वाज नो टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, तब ये बहुत ज्यादा चलता था। तो एनएचआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं ताकि हम मैनुअल सिक्वेंजिंग को इरेडिकेट कर सके। देखो ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर इन GS1 और GS2। देखो अभी क्या है, काफी स्टेट्स ने, डिफरेंट स्टेट्स ने ये बोला है, फॉल्स क्लेम किया, झूठा बोला है ये कि हमारी स्टेट में तो मैनुअल सिक्वेंजिंग के जो केसेस हैं वो तो 0 हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, उन्होंने सिर्फ फॉल्स क्लेम किया है। इसकी वजह से एनएचआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, किसको, सेंटर को, ताकि हम क्या कर सके, जो मैनुअल सिक्वेंजिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं हम उनको इरेडिकेट कर सकें, ठीक है। इसमें क्या किया, सबसे पहले क्या रिकमेंडेशन दी है हम ये पढ़ लेते हैं। देखो हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार मैनुअल सिक्वेंजिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है, तो हम इससे ही पढ़ लेते हैं। मैनुअल सिक्वेंजिंग क्या होता है, आप जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है उसका रिमूवल करना फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स या फिर जो ड्राई लेट्रिन्स बाय क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर या सीवर, ठीक है। सो मैनुअल सिक्वेंजिंग इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लेट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक, गटर या सीवर, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें, ये हमने पहले भी पढ़ा था एक डाटा, पिछले 5 सालों में मैनुअल सिक्वेंजिंग की वजह से 376 लोगों की क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। तो अभी क्या किया है इन्होंने, जो रिकमेंडेशन दी है उसमें क्या किया है, मैनुअल सिक्वेंजिंग की जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया है, और इसमें कुछ अदर टाइप्स ऑफ जो हजार्डस क्लीनिंग है उनको भी क्या किया है, ऐड किया है, ताकि हम क्या कर सके, जो हजार्डस क्लीनिंग के जो केसेस हैं उनको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें, या फिर कुछ इस तरह का न्यू लॉ होना चाहिए, उसको एनफोर्स करना चाहिए, जिससे हम हजार्डस क्लीनिंग को क्या कर सके, वो भी इरेडिकेट कर सके। इसके अलावा कुछ पेनल एक्शन लिया जाएगा, कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ताकि जो चिल्ड्रन के द्वारा ये मैनुअल सिक्वेंजिंग की जाती है उन लोगों, उन बच्चों को हम इस डिस्क्रिमिनेशन या इस हरेसमेंट से प्रिवेंट कर सकें ऑफ मैनुअल सिक्वेंजर्स वुमेन, ठीक है। देखो गाइस, कुछ चिल्ड्रन और वुमेन इन मैनुअल सिक्वेंजिंग में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं, तो जो लोग इन सब में इंडल्ज होते हैं तो लोग इनसे क्या है, इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, लाइक अनटचेबल, ठीक है। तो ताकि उन लोगों के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे या उन लोगों को हरेस ना करे, तो उसके लिए एक लीगल एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो चिल्ड्रन या जो वुमेन इन सब में इंडल्ज हैं उनके लिए हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम उन वुमेन्स को या उन बच्चों को क्या करें, मैनुअल सिक्वेंजिंग से हटा के उन्हें रिहेबिलिटेट कर सके और उन्हें कुछ और एम्प्लॉयमेंट दें। आपको पता है मनरेगा स्कीम के अंदर अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो हम उन बच्चों को या उन महिलाओं को इसमें क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, ठीक है। इसके अलावा हमें इन लोगों को क्या देना चाहिए, 1 टाइम कैश असिस्टेंट देना चाहिए फॉर रिहेबिलिटेशन। लाइक ऑफकोर्स यार, अगर कोई काम इसमें कर रहा है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो ये काम छोड़ देगा तो उसका पैसा कहाँ से मिलेगा, वो उसको कमाई तो करनी है ना, तो इसलिए उसको 1 टाइम कैश असिस्टेंस जरूरत होगी, तो एक 1 टाइम कैश असिस्टेंस दी जाएगी 40,000 से लेके 1 लाख तक की, और वो डायरेक्टली उन्हें पे किया जाएगा। इसके अलावा एक नेशनलाइज बैंक को स्पेसिफाई करेंगे हर एक स्टेट में, जो कुछ मैनुअल सिक्वेंजर्स को लोन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फिर उनको डिपेंडेंट्स को, सो दैट वो कुछ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। लाइक अगर उन्होंने चाय का ठेला लगाना है, कुछ भी जो छोटा मोटा बिजनेस एक्टिविटीज वो कर सके, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो इन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सके, जाकि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सके, मैनुअल सिक्वेंजिंग के जो इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट कर सके। देखो भाई, क्लीनिंग तो करनी है ना, ठीक है, तो वो क्लीनिंग के लिए हम क्या कर सके, मशीन्स का यूज कर सके, ठीक है।
इसके अलावा हमें क्या करना है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं जो स्पेशली ये इनकरेक्ट डाटा या फॉल्स क्लेम करती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट हमें कुछ एक्शन लेना है। ठीक है, जैसे अभी बताया इन्होंने कि काफी स्टेट्स ने क्या किया, फॉल्स क्लेम किया कि हमारे तो यहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग पूरी इरेडिकेट हो चुकी है, 0 केस है। तो ऐसे जो इनकरेक्टली रिपोर्ट बता रहे हैं उनके लिए हमें कुछ अकाउंटेबल करना होगा, उनके लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, अभी क्या की प्रोविजंस है अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। जो कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए 2013 में ये एक्ट आया था। इसमें क्या किया हुआ है, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग मैनुअल स्क्वेंजर इसको प्रोहिबिट किया हुआ है, आइदर मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, सेप्टिक टैंक विदाउट एनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या फिर आप कोई इनसैनिटरी लैट्रिन्स बना रहे हो उनकी कंस्ट्रक्शन को क्या किया, प्रोहिबिट किया हुआ है। और जो ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल मतलब ये है कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो, मैनुअल स्क्वेंजिंग की डेफिनेशन को डिफाइन किया, व्हाट इज एक्चुअली अ मैनुअल स्क्वेंजिंग। जो भी फॉर्म्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक ओपन ड्रेन, पिट, लैट्रिन, सेप्टिक टैंक्स, मैनहोल्स एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा ऑन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमें इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है टू मैनुअल स्क्वेंजर। अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो सो दैट कोई भी उस फैमिली का एक अडल्ट मेंबर मतलब एम्प्लॉय हो चुके अपनी रोज की रोटी चला सके। ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैनुअल स्क्वेंजर्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ताकि वो मैनुअल स्क्वेंजर्स जो भी हैं उनको देखें और उनको रिहैबिलिटेट करें। ठीक है, मेनली जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड या रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। आरबीआई ऑपरेशनलाइज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। गाइस ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। तो आरबीआई ने अभी ये जो स्कीम है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो गाइस अभी हम पढ़ लेते हैं इस स्कीम का एम क्या था। हमने पहले भी पढ़ा था, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है इसका एम यही है ताकि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना। देखो गाइस, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपकी ATM मशीन हो गई, पॉइंट ऑफ सेल हो गई, इन तरह की जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना, डिप्लॉय करना, स्पेशली जो टायर 3 की स्टेट्स है। देखो गाइस, टायर 3 की स्टेट्स कौन सी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गया जो थोड़ी बैकवर्ड स्टेट्स है। ठीक है, टायर 1 स्टेट में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये क्या करेगा, कुछ बैंक्स, नॉन बैंक्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करेंगे बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक टारगेट बीइंग अचीव। देखो गाइस, आप ATM कार्ड यूज करते हो, किसी ना किसी बैंक का ही होता है ना वो। ठीक है, तो इसमें जो बैंक्स होंगे या जो नॉन बैंक्स होंगे वो अपनी तरफ से उस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जो भी उनका स्पेसिफिक टारगेट है उसको अचीव करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो भी पॉइंट ऑफ सेल या ATM मशीन होगी, या फिर जो आप लाइक आपको पता है जैसे मॉल्स वगैरह में स्वाइप होता है। ठीक है, जो पेमेंट एक्सेप्ट डिवाइस होगी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी जो कार्ड पेमेंट को सपोर्ट करते हैं उसको हम कवर करेंगे अंडर दिस स्कीम, इंक्लूडिंग मैंने अभी आपको बताया पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हो गए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होगी, QR कोड पेड मैकेनिज्म, ताकि आप GPay कर सको, गूगल पे कर सको, फोन पे कर सको या पेटीएम वगैरह कर सको। ठीक है, इस स्कीम के फीचर्स क्या है, सबसे पहले ये जो भी स्कीम है इसको मैनेज कौन करेगा, एडवाइजरी काउंसिल, और वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, RBI के डिप्टी गवर्नर के चेयरमैनशिप के अंडर। ये 3 साल की जो ऑपरेशन रहेगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। हाउएवर इसको 2 साल तक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर इसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। ठीक है, और हमारे इंडिया में हर चीज एक्सटेंड होती है आपको पता ही है। इसमें क्या होगा, हमारा एम ये है कि हम 30 लाख जो न्यू टच पॉइंट्स हैं उनको क्रिएट कर सके ताकि हम अपनी डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज कर सके। ठीक है, हर साल हमें 30 लाख न्यू पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसके लिए फंड नियर अबाउट 345 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से जो 250 करोड़ है वो RBI कंट्रीब्यूट करेगी और बचा हुआ जो 95 करोड़ है वो जो भी कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई PNB का कार्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो करेंगे, या जो ICICI का कर रहे हैं तो वो अपने बैंक से करेंगे, खुद 95 करोड़ पे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी देखो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसका एम यही है कि हम और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सके, स्पेशली किन सिटीज में, टायर 3 to टायर 6 सेंटर में, और स्पेशल फोकस किसका है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। अभी मैंने आपको बताया स्कीम टारगेट करेगी असेंशियल सर्विसेज पे, ताकि हम असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड किराना स्टोर। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। इंटरनेट शटडाउन इन 2020 कॉस्ट इंडिया $2.8 बिलियन। ठीक है गाइस, ये जो न्यूज है ये हमारा इसमें जाएगा इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा शटडाउन हुए थे, इंटरनेट शटडाउन 2020 में, लाइक
तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ शटडाउन ज्यादा हुए हैं। इवन की जो सीरिया जहां पे सिविल वॉर चल रहा है वहां पे भी इतना इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ है जितना इंडिया में हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, यूके बेसिक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है जिसका नाम है टॉप 10 VPN, उसने रिपोर्ट ली है और बताया कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 70% जो टोटल लॉस है ऑफ $4 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2022 टू इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, रिपोर्ट ने डिफाइन किया कि इंटरनेट शटडाउन एक इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेट होता है। ये आप सबको पता है, जैसे जब बिल आया था या अयोध्या का इश्यू आया था तो आपके इंटरनेट को इंटेंशनली वो डिस्टर्ब कर देता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो आप इंटेंशनली जानबूझ के अपनी मर्जी से इंटरनेट को डिस्टर्ब करते हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हो या किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन लोकेशन को। आप देखना जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक रहा है ताकि आप क्या कर सको, अपनी जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो उस पर कंट्रोल कर सको। इसकी वजह से इट कैन बी कॉज बाई क्यों होता है इंटरनेट ब्लैकआउट, जहां पे इंटरनेट का असेस बिल्कुल ही कट कर दिया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया को शटडाउन कर देता है, मतलब कि जो मेनली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां से न्यूज बहुत ज्यादा फैलती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको ब्लॉक किया जाता है। थ्रोटलिंग, जहां पे इंटरनेट का असेस की जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर देते हैं टू 2G स्पीड। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या होता है। इंटरनेट ब्लैकआउट मतलब कि पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया। सोशल मीडिया शटडाउन, पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया साइट्स है उन्हें ब्लॉक कर दिया। थ्रोटलिंग में क्या कर दिया, आपने स्पीड कम कर दी। ठीक है, रीजन क्या है इंटरनेट शटडाउन के इंडिया में, क्योंकि एक तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, जो हमारे माता पिता हो गए, इनकी उम्र के लोग बहुत ज्यादा फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ इश्यूज जैसे चीटिंग में को, जैसे आप देखना कभी भी एग्जाम होता है तो जब भी एग्जाम होता है तो मतलब कि तब ये इंटरनेट को शटडाउन कर देते हैं। ठीक है, स्पेशली 9 to 5। ठीक है, लेजिस्लेटिव बैकिंग क्या है, क्या लॉ है कि जो इंडिया में जो मतलब कि इंटरनेट शटडाउन को बताता है कि हाँ ये सही है। ठीक है, होम डिपार्टमेंट जो है स्टेट्स के वो एनफोर्स करते हैं शटडाउन और इनकी जो पावर इनको मिलती है वो करती है, इनको पावर मिलती है फ्रॉम द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 से। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो इंटरनेट शटडाउन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 144 और 1973। ठीक है, इसके अलावा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके अलावा IT एक्ट 2000, इन सब के बेस पे इंटरनेट को शटडाउन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स रीडेवलपमेंट प्लान फॉर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, ये डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, तो आपको पता है जो डेवलपमेंट प्लान चलते हैं वो मतलब कि जो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर उसमें कवर होगा। ठीक है, अभी क्या तो सुप्रीम कोर्ट है ये कुछ पेटिशन सुन रही है जिसमें ये क्वेश्चन किया है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है और क्या ऑब्जेक्टिव है उनमें कुछ कमी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ स्लीव ऑफ पिटीशंस एंड क्वेश्चन द lack of transparency and objectivity in awarding clearances to the project by government। देखो गाइस, अगर आपको लगता है मैं मीनिंग नहीं बता दी, लाइक सुली का मीनिंग अगर मैंने नहीं बताया, गूगल करो ना यार, कुछ एफर्ट्स आप भी करो ना, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, मैं बताने में मुझे कुछ नहीं जाएगा, मैं 2 मिनट लेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप अपने भी तो कुछ वो दो ना, इनपुट दो। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कभी इसका मीनिंग ना बताया हो, क्यों? क्योंकि विजन में आप नोटिस करना, जो नो डाउट वो थोड़ी अच्छी वो कैब यूज करते हैं लेकिन एक हद के बाद वो वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, लाइक स्ल्यू वर्ड पहली बार नहीं आया है विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन में, बहुत बार आया हुआ ये वर्ड। ठीक है, और मैंने हर बार डिस्कस किया है, अगर इस बार डिस्कस नहीं किया इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा। ठीक है, स्ल्यू का मतलब होता है कुछ चीज अनकंट्रोलेबल हो जाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ पिटीशन सुन रही है जिसमें क्वेश्चन किया गया गवर्नमेंट से कि भाई जो आप प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे रहे हो उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आपकी क्या ऑब्जेक्टिविटी है। प्रोजेक्ट का एम यही है कि हम क्या कर सके, जो दिल्ली का ल्यूटेंस लैंड है उसमें 86 एकड़ ऑफ लैंड है उसको रेनोवेट करना है और उसको रीडेवलप करना है। इसमें से कुछ लैंडमार्क स्ट्रक्चर जैसे इंक्लूडिंग पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन सबको उनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये आपको पता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग द्वारा बन रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो विद 2-1 वर्डिक्ट, 2-1 वर्डिक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 बेंच जज सुन रहा होगा जिसमें 2 का एक रीजन, 1 का अलग है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो 2 जज है उनका सेम जजमेंट है और 1 का जो अलग जज है उसका जजमेंट कुछ अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 वर्डिक्ट से प्रोजेक्ट के फेवर में कुछ ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहली बात, कोई भी इंटेंस जुडिशियल रिव्यू स्टेट किया गवर्नमेंट वाज एंटाइटल्ड टू कमिट एरर्स और अचीव सक्सेस इन पॉलिसी मैटर। ठीक है, ये बोला कि गवर्नमेंट
एरर्स कर सकती हैं और सक्सेस भी कर सकती हैं अपनी पॉलिसी मैटर्स में बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस में, एज तब तक वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट काम नहीं करती, ये आपको भी पता है। इसके अलावा राइट टू डेवलपमेंट भी ये बेसिक ह्यूमन राइट है और किसी भी स्टेट का कोई भी ऑर्गन इसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इम्पीडमेंट का क्या मतलब है, मैंने आपको कभी नहीं बताया। इंटरप्टमेंट का मतलब होता है आप किसी चीज को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी स्टेट का ऑर्गन उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट जब तक काम जो कर रही है लॉ के अकॉर्डिंग कर रही है, ठीक है। अगर वो लॉ का कुछ तोड़ रही है तब ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। डिसेंट नोट में जस्टिस खन्ना ने ये बोला है वाइल कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसकी कमी देखने को मिली है, क्योंकि एडुकेट द पब्लिक पार्टिसिपेशन, हियरिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्शन, अवॉइड अ सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एट द हार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अभी भी न्यू पार्लियामेंट की नीड क्यों है भाई, सुन लो, जो भाई अगेंस्ट में है या सपोर्ट में, दोनों ही सुन लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं होते। आप यूपीएस से आप आईएएस बनने वाले तो थोड़ा उसके हिसाब से सोचो। करंट जो पार्लियामेंट वो 1927 में बनी थी एंड इट वाज इंटेंडेड टू हाउस अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, और रेदर इट वाज बिल्ट टू हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा जो करंट पार्लियामेंट है इसका एक इंपीरियल ओरिजिन है, मतलब आपको पता है हम जब ब्रिटिश राज करता था तो इसका जो ओरिजिन है वो इंपीरियल है, हमारा इंडिया का ओरिजिन नहीं है, ठीक है। और हमारे इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन्स के एस्पायरेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है और अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो भाई ये कुछ इश्यूज है, मैं आपको सबको बता दूं, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू पार्लियामेंट की हमें जरूरत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्लू इकोनॉमी इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्राइम मिनिस्टर। जो अगर ब्लू इकोनॉमी हम पढ़ने लगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। बाकी अगर आत्मनिर्भर भारत पढ़ने लगे तो हम ये इकोनॉमी का कवर होगा, ठीक है। तो गाइस ये दोनों न्यूज इसमें चली जाएंगी, आई मीन ये न्यूज जो दोनों में कवर होगी। तो गाइस आपको पता है ब्लू इकोनॉमी में हमें क्या करना है, अपने जो ओशन रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे में यूज करना है ताकि हम इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, अपने लाइवलीहुड्स और जॉब को इंप्रूव कर सके, साथ में अपने ओशन के इकोसिस्टम की हेल्थ को भी क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। ब्लू इकोनॉमी की वजह से इंडिया में 4.1% टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। फिशरीज, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर ऑयल एंड गैस, इसकी वजह से इंडिया की ब्लू इकोनॉमी काफी अच्छी कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि ब्लू इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती है, फिशरीज का सेक्टर आता है, डीप सी माइनिंग कर रहे हो, ऑफशोर जो ऑयल गैस जो आप समुद्र से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। हमें अभी क्या मेजर्स इंडिया ने लिए गए हैं ताकि हम अपने ब्लू इकोनॉमी के जो पोटेंशियल को अचीव कर सके। ये आप सबको पता है सागर मेला प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि हम पोर्ट्स को डेवलप कर सके थ्रू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आईटी इनेबल सर्विसेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, ठीक है। जो भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके हम इसको हम क्या कर सके और डेवलप कर सके। इसके अलावा क्या मत्स्य संपदा योजना, ये भी आपको पता होगा, हमने पढ़ा है इसको, ताकि हम अपने फिश प्रोडक्शन को एनहेंस कर सके बाय एडिशनल 70 लाख टन, ठीक है। 70 लाख टन हमें एडिशनल फिश प्रोडक्शन करनी है और अपने फिशरीज के एक्सपोर्ट से भी हम अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सके नियर अबाउट 1 लाख करोड़ बाय 2024-2025। इसके अलावा जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं इनको भी डेवलप किया जा रहा है, किसके अंदर, सागर मेला इनिशिएटिव के अंदर, जिसके अंदर मैरीटाइम स्टेट्स को कवर किया जाएगा। 9 आपकी मैरीटाइम स्टेट्स हैं, इनको कवर किया जाएगा। कोस्टल इकोनॉमिक जो जोन्स हैं दे आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसके अंदर सभी जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जिनका बहुत अच्छा लिंक है पोर्ट का, वो सब कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है, इंडिया ऑलरेडी सैंक्शन रिसीव कर चुके हैं फ्रॉम इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी फॉर डीप सी माइनिंग इन द सेंट्रल इंडियन ओशन, ठीक है। तो अगर आप बाकी देख सकते हो ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए किस तरह से एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। एक तो क्या है, ऑफकोर्स आप सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा फिशरीज की हमारे नियर अबाउट $270 बिलियन हमें मिल रहा है एनुअली इसकी वजह से। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट मतलब कि इसके थ्रू 80% इंटरनेशनल जो गुड्स ट्रेड होता है, ठीक है। और हमारा एम है कि डबल कर सके हम इस ट्रेड को बाय 2030 और 4 गुना कर सके 2050 तक। अब वेस्ट मैनेजमेंट करना है, 80% जो हमारा कूड़ा होता है ओशन में वो लैंड बेस्ड सोर्सेज होती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, वहां पे बेटर वे में वेस्ट को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। टूरिज्म, कहीं ना कहीं आपको पता है बीचेस, ओशन और कोस्टल टूरिज्म की वजह से बहुत जॉब्स आती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जो कोस्टल लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वहां भी देखा जाए 41 मिलियन विजिटर्स आते हैं हर साल। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ओशन का जो सी लेवल ऑफकोर्स बढ़ेगा, कोस्टल भी इरोज होंगे, ठीक है। ऑफकोर्स ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। सेम टाइम हमारे लिए ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक का काम भी करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी आपको पता है मिटिगेट करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। ये हमने पहले भी पढ़ा है गाइस, ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम, ठीक है। इसमें क्या है, अभी
इस डैम के ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और इस डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए बातचीत चल रही है किस किस में, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, तीनों कंट्रीज के नाम रट लो। ये जो प्रोजेक्ट है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें ये कहाँ पे बन रहा है, इथियोपिया के ब्लू नाइल रिवर पे बन रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम होगा। व्हाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर ये दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है नाइल की, आपको पता भी होगा। जो ब्लू नाइल है ये नियर अबाउट 80% ऑफ वाटर जो है वाटर जो नाइल का है वो रेनी सीजन में क्या करती है, सप्लाई करती है। नेक्स्ट है 6th एनिवर्सरी है किसकी, फॉर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल एंड स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। तो देखो 6th एनिवर्सरी किसकी, उजाला की और SLNP की। ठीक है, देखो जो दोनों प्रोग्राम्स लेके आए थे वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किए गए थे, एनर्जी एफिशिएंसी SL के द्वारा। ठीक है, EESL के द्वारा, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इन दोनों प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया था, जो कि ज्वाइंट वेंचर्स है PSUs का, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। मेन ऑब्जेक्टिव देखो इसका यही था, आपको पता है एलईडीज अभी आने ज्यादा शुरू हुई है और अब इसका ज्यादा वो भी चल गया चलन। ठीक है, शुरू में लोग कम लेते थे। इसका ऑब्जेक्टिव यही था ताकि हम एफिशिएंट लाइटिंग को प्रमोट कर सके, अवेयरनेस एनहेंस कर सके और लोगों को हम एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको रिड्यूस कर सके और अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सके। देखो कहाँ आप 40 वोट की जो ट्यूब यूज करते थे और अब कहाँ वो 9 वोट की भी इतनी अच्छी रोशनी देती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह से एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और आपका ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रिड्यूस होंगे। उजाला स्कीम के अंदर क्या था, जो LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट, एनर्जी एफिशिएंट फैंस, इन सबको प्रोवाइड किया गया टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ताकि हम जो कन्वेंशनल और जो इनएफिशिएंट वेरिएंट है उनके साथ उनको रिप्लेस कर सके। जो SLNP दैट इज स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर यही था कि जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स है उनको हमने रिप्लेस करना था विद स्मार्ट एंड एफिशिएंट LED स्ट्रीट लाइट अक्रॉस द इंडिया। ठीक है गाइस, आई होप अब आपको दोनों स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 2014 या 2015 में शुरू हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ये कंट्री वाइड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्ड करता है किस पे, गौ विज्ञान, काउ साइंस पे। ठीक है, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ये एक परमानेंट एडवाइजरी बॉडी है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखते हैं किसके लिए, काउ साइंस के लिए। परमानेंट बॉडी है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग पे, ताकि हम क्या कर सके, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज कर सके, प्रमोट कर सके मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। हम ऐसे स्टेप्स ले सकें ताकि हम जो काओ की ब्रीड्स हैं डिफरेंट उनको प्रिजर्व कर सके, इंप्रूव कर सके, और जो काउज या काव्स का जो मीट है उनको प्रोहिबिट कर सके, या फिर जो भी मिल्की जो एनिमल्स हैं जो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं उन एनिमल के मीट को हम क्या कर सके, प्रोहिबिट कर सके। ये फंक्शन करता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये आपको पता होगा जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये भी एक प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ बोवाइन ब्रीडिंग एंड द डेयरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है cigarette and other products prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce production supply and distribution amendment बिल आया है। ठीक है, अभी जो ड्राफ्ट बिल आया है वो किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स आए हैं। क्या क्या आए हैं, पहले बात क्या किया, जो लीगल स्मोकिंग एज है उसको इंक्रीज कर दिया 18 से 21 साल। भाई सुन लो भाई, अब 21 साल से पहले आप सुट्टा नहीं फूक सकते। ठीक है, लूज सिगरेट्स की सेल पे बैन किया है, मतलब जैसे वो आपको 1 सिगरेट दे देता है, 2 सिगरेट दे देता है, नहीं भाई डब्बी लेनी है तो लेके जाओ, सीधी बात ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट, होटल्स पे, उनको बंद कर दे। आपको पता है एयरपोर्ट्स पे भी अलग से स्मोकिंग रूम्स होते हैं, तो उन्हें शायद अब हटा दिया जाएगा। अगर आप पब्लिक में स्मोकिंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको फाइन होगा, और फाइन को इंक्रीज कर दिया 200 रुपए से 2000 कर दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो इलिसिट इलीगल सिगरेट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स, उन पे आपको स्ट्रिक्ट और ज्यादा जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट करती है, या और ज्यादा जो पेनल्टीज है वो इम्पोज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडाइजेस्टर। ठीक है, अभी क्या है, पुणे मेट्रो है वो बायोडाइजेस्टर को यूज करेगी जो DRDO के द्वारा बनाया गया है, ताकि हम ह्यूमन वेस्ट को क्या कर सके, ट्रीट कर सके, और उसमें से जो रिसाइकल कर सके वाटर कंज्यूम इन पुणे मेट्रो रेल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। जो बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी है वो इको फ्रेंडली है, कोस्ट इफेक्टिव है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब कि जहां पे भी जो ह्यूमन वेस्ट होगा उसको वहीं पे ट्रीट करेगी, और कुछ ये बैक्टीरिया को यूज करेगी। ठीक है, एनारोबिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बायोडीजल का, जो बायोडाइजेस्टर जब उसको ट्रीट कर देगी, ह्यूमन के वेस्ट को जब वो ट्रीट कर देगी तो कुछ एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसको आप एज एन फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो या एज अ बायोगैस यूज कर सकते हो। बायोडीजल आर सुटेबल फॉर एम्बियंट एज वेल एज सब जीरो टेम्परेचर, हिमालय रीजन के लिए भी वो सुटेबल है, ग्लेशियर्स के लिए भी, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के लिए भी, और कोस्टल रीजन के लिए भी। ठीक है, 1 मिनट यार,
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी, जो अभी जो नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नोडल एजेंसी है जो भी अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती है उनको मॉनिटर करता है। इसके अलावा अर्थक्वेक मॉनिटरिंग के अलावा जो नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी है ये एक्टिवली इन्वॉल्व है जो भी सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन एंड सिस्मोलॉजिक रिसर्च में। अभी एनसीएस ने कुछ जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया है दिल्ली रीजन में, ताकि वो सिस्मिक हजार्ड्स को एक्यूरेट वे में असेस कर सके, क्योंकि आपको पता लास्ट ईयर कितने ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं, वो भी नंबर ऑफ सीरीज में आए हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स कंडक्ट की गई है अक्रॉस 3 मेजर सिस्मिक सोर्सेज, जैसे महेंद्रगढ़ देहरादून फोर्ट में, सोना फोर्ट एंड मथुरा फोर्ट में। लास्ट न्यूज आज की दैट इज द टोयकाथन 2021। देखो अभी टोयकाथन है क्या, इसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिजाइन एक्सपर्ट, टॉय एक्सपर्ट या जो स्टार्टअप्स हैं वो इकट्ठे मिलेंगे और कुछ जो आइडियाज हैं उनको, ऑफकोर्स इतने लोगों के आइडियाज आएंगे और कुछ डेवलप करेंगे, कुछ टॉयज या गेम्स जो इंडियन कल्चर और इंडियन एथिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब जो प्लास्टिक से खिलौने आप खेल रहे हो अब वो नहीं खेले जाएंगे, जो इंडियन कल्चर और इंडियन एथिक्स बेस्ड है उस टॉयज को बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया को भी हम ग्लोबल हब बना सकते हैं टॉयज और गेम्स के लिए। आपको पता है मैक्सिमम अभी जो भी टॉयज होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, तो अभी हम क्या चाह रहे हैं इसमें हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन को भी हेल्प मिलेगी कि वो हमारी इंडियन कल्चर के एथिक्स और वैल्यूज को समझ सके। अभी तक 70 to 80% जो मार्केट की डिमांड है टॉयज की वो इम्पोर्ट्स से हमारी पूरी की जाती है, स्पेशली चाइना, जहां से नियर अबाउट 75 to 85% टॉयज इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।